हे एवरीबॉडी, मैं विनाश कुमार। क्या आप भी दुबई से अपनी स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं? चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे एमएस हो, चाहे एमबीए हो। हालांकि मैंने भी अपनी एमबीए सीपीएम दुबई से ही कंप्लीट की है, दुबई की यूनिवर्सिटी से। हालांकि हम दुबई के बारे में अच्छा 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 और बहुत अच्छा बहुत जगह सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की एक हार्श रियलिटी भी है। जी हाँ, हार्श कहना थोड़ा सा हार्श होगा, लेकिन आपको ट्रुथ से मुंह फेरना नहीं चाहिए। और ट्रुथ हमेशा थोड़ा सा हार्श रहता है, और वो आपको कोई नहीं बताता। आपको सारी चीजें फेक दिखाई जाती हैं। अब फेक तो नहीं कहूंगा, सिर्फ कॉइन का, सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाया जाता है, पर दूसरा क्या दूसरी सच्चाई नहीं है? जी हां, वो भी सच्चाई है, और उसके बारे में भी जानना आपको उतना ही जरूरी है जितना कि रियलिटीज और फेकनेस के बीच में दोनों का कॉम्बिनेशन जानना कितना जरूरी है, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने कुछ, मैं आपको 5 या 10 तो नहीं कहूंगा, मैं अपने फ्लो में बोलता जाऊंगा, लेकिन आप इसे आराम से नोटिस कर सकते हैं कि दुबई में अगर आप अपना फ्यूचर स्टडीज, फर्दर स्टडीज अगर प्लान कर रहे हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या कौन कौन सी हार्श रियलिटीज आपके सामने आ सकती हैं, और जो कि रियली हार्श है, लेकिन वो ट्रुथ भी उतनी है, और आपका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पेरेंट्स का, चाहे आप अगर खुद परस्यू करना चाहते हैं, तो ये रही हार्श रियलिटीज। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इस पॉइंट पे चलें कि लोग दुबई को ही क्यों अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दुबई सुनने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। जब हम लोग अगर वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज को काउंट करें, अगर फॉरेन की बात चले, तो ऑफ कोर्स हम लोग लंदन का नाम लेंगे, हम लोग दुबई का नाम लेंगे, हम लोग वेल्स का नाम लेंगे, हम लोग स्कॉटलैंड का नाम लेंगे। मतलब बड़े बड़े कंट्रीज का नाम लेते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज का नाम लेते हैं, तो उसमें दुबई आता है। देखिए, दुबई ऑलरेडी सेंट्रल हब है। दुबई कहां पर पड़ता है? मिडल ईस्ट में पड़ता है, और वो जो कि नॉर्थ ईस्ट से, मतलब जो नॉर्दर्न ईस्टर्न कंट्रीज हैं और जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है, ये दोनों का मिडिल हब यहीं पर ही पड़ता है। तो क्या होता है कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, यूके बेस्ड हो, इंडिया बेस्ड हो, वो क्या करती है, अपनी ब्रांचेस क्या कर देती है, दुबई में खोल देती है, लंदन में खोल देती है, और बहुत सारे फेमस फेमस जगहों पे खोल देती है, जिससे कि उनका क्राउड वहां पर अट्रैक्ट हो, उस जगह की जनता उनके पास आ जाए, उस जगह के पॉपुलेशन, उस जगह के स्टूडेंट्स वहां पर आ जाए, और इससे उनकी क्या हो जाए, अच्छी खासी कमाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए, दुबई एक बहुत बड़ा सेंट्रल हब हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो इस वाले बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो पाकिस्तान के हो गए, इंडिया के हो गए, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे के सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली दुबई में आते हैं। और दुबई में बहुत सारी इंडियन बेस्ड यूनिवर्सिटीज है, यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज है, अमेरिकन बेस्ड यूनिवर्सिटीज है, और ऐसे ही कई सारी यूनिवर्सिटीज है, और कुछ दुबई की इटसेल्फ बेस्ड यूनिवर्सिटीज है। तो देखिए, वहां पर जाने के बाद क्या होता है, सबसे पहले तो वो सेंट्रल हब पड़ता है। सेंट्रल हब पड़ने के कारण लोग दुबई को एक ऑप्शन चूज करते हैं, और दुबई एक रिच और मस्त लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, इसमें बताने की बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं, तो चीजें कुछ वहां पर ओवर एक्सपेंसिव हो जाती है, या दुबई इज बिट ओवर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी। जब आप कुछ भी चीज एक्सपेंड करने जाएंगे, तो आपको कुछ भी चीज के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटीज में रहते हैं, तो देखिए, यूनिवर्सिटीज की हॉस्टल फी होती है, दुबई में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जो हॉस्टल फीस रहती है, वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव रहती है। जी हाँ, अगर आप बाहर में अगर अपना कोई प्राइवेट रूम देखते हैं, देखिए प्राइवेट रूम तो अगर दुबई में देखना है आपको, तो वो थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो सिंगल रूम में आप रहने की सोच भी नहीं सकते। आपको 2 या 3 के साथ आपको अपना बेड शेयर करना पड़ेगा। बेड शेयर मतलब कि रूम शेयर करना पड़ेगा, बेड तो ऑफकोर्स शेयर नहीं कर सकते 2 किसी दिन के साथ। तो देखिए, वहां पर एक बेड स्पेस नाम की जगह रहती है, तो बेड स्पेस में आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी का हॉस्टल चूज करते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई हो, या फिर बिट्स का दुबई कैंपस हो, या अमेरिकन दुबई कैंपस हो, या फिर कोई भी दुबई कैंपस हो, या मणिपाल का दुबई कैंपस हो, तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्या रहता है, सिंगल एकोमोडेशन रहता है, डबल एकोमोडेशन रहता है, जिसमें कि आप सिंगल रह सकते हैं, डबल, और इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रहती है फ्रॉम आउटसाइड। जितने की आप बाहर में रह सकते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा में आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो यहां पर चीजें ओवर एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके बाद ऑफ कोर्स अगर हम एमएस की डिग्री लेके जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमको सिंगल ईयर, अगर हम एमबीए की डिग्री लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमको 2 इयर्स देना पड़ता है। और ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ कोर्स हर कोई ये सोच के आता है कि हम क्या करेंगे, हम कुछ पार्ट टाइम करेंगे, हम अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग्स करेंगे, हम अपने पॉकेट मनी को आराम से सेव कर सकते हैं, हम कुछ चीज अर्निंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे एक्स्ट्रा और मिसलेनियस खर्चे तो निकल जाए, चाहे पार्टी क्लबिंग या फिर कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस खर्चे। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं, स्टडीज बहुत ही एक्सटेंसिव रहती हैं। हर वीक आपके सामने असाइनमेंट रहता है, हर समय उसकी डेडलाइन रहती है। अगर आपने डेडलाइन को मीट नहीं किया, तो बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है आपके फाइनल सबमिशन में। आपको सबमिशन टाइम पे करना पड़ता है, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली चलती हैं, और वो भी थोड़ा सा हेक्टिक होता है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें एक और चीज की, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे बैचलर्स मास्टर्स सेकेंड एमएस के प्रोग्राम के लिए जाएं, तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉर्निंग 8 से लेकर के इवनिंग या 1 या 2 या 3 तक मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा सिंगल स्लॉट में पॉसिबल होता ही नहीं है कभी। मेरी विश्वास मानिए कि रेयरली रेयरली, मतलब कि शायद से आप इम्पॉसिबल कह रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी अगर यूनिवर्सिटी 8 ओ क्लॉक या 9 ओ क्लॉक पे स्टार्ट होती है, नॉर्मली यूजली 9 ओ क्लॉक पे स्टार्ट होती है, तो देखिए 9 ओ क्लॉक के बाद आप सोचेंगे कि कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर्स होंगे, तो ऐसा नहीं होता।
वो टीचर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए 2 आवर्स का स्लॉट है और 9 to 11 आपकी क्लास हो गई, तो ऐसा भी होता है कि 11 के बाद आपको ना 2 आवर्स का ब्रेक फेस करना पड़ जाए और उसके बाद आपकी 1 o'clock पे लेक्चर हो और फिर 1 से 3 हो, उसका फिर एक और 1 घंटे का ब्रेक। या फिर तो कभी कभी क्या होता है कि मॉर्निंग में 9 to 11 का लेक्चर हो गया, इसके बाद आपको शायद से 3 o'clock पे डायरेक्टली सेकंड लेक्चर हो, या फिर कभी कभी मिडल में ही सिर्फ 2 to 5 लेक्चर और बाकी पूरे दिन छुट्टी। तो इसके कारण थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। और अगर आप थोड़ा सा अगर यूनिवर्सिटी से थोड़ा फार रहते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग में अच्छा खासा टाइम चला जाता है, और ट्रैवलिंग में अच्छा खासा टाइम चला जाता है और इसके कारण फिर आपकी स्टडीज के ऊपर आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफकोर्स अगर बीच में टाइम पीरियड रहता है तो आप उसमें मस्ती करेंगे, ऑफकोर्स वो प्रोडक्टिव यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप वापस अपने घर जाकर के नहीं आ सकते, तो चीजें वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। ऑफकोर्स अगर आप इसमें पार्ट टाइम करना चाहें, देखिए अब अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते अगर आप पार्ट टाइम करना चाहें तो यहां पर कैसे प्रॉब्लम होती है। देखिए पार्ट टाइम सबसे पहले आपको आसानी से नहीं मिलता, अगर छोटी मोटी चीजें अगर मिल भी जाती है, जैसे कि उसमें भी ऑफकोर्स बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए आप कुछ ना कुछ चीजें आप करते हैं, जैसे कि कुछ भी चीज कर सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम के बेसिस पे आप मैकडी में काम कर लीजिए, डोमिनोज में काम कर लीजिए, टिम हॉर्टन्स में काम कर लीजिए, या फिर तो कहीं पर भी अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है वो आराम से मिल सकती है, हालांकि आपका अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो। ठीक है, अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है देन आप काम कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली वर्क्स कैसे रहते हैं, मॉर्निंग में रहता है 9, 10, 11, 12 से इस टाइप से रहेगा। अगर 4 आवर्स पार्ट टाइम में भी रहता है या फिर 8 आवर्स भी रह सकता है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट टाइम करेंगे तो देखिए आपकी स्टडीज डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो आपके स्कूल का टाइम है, जो आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम है, ये भी मॉर्निंग से लेकर 9 से लेकर के 3 o'clock, 4 o'clock या 5 o'clock तक है, और आपकी जो वर्क का टाइम है ये भी कुछ इसी के बीच में कोइंसाइड करता है। तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो क्या होता है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। यूनिवर्सिटी आपको क्या बोलती है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल में शिफ्ट हो जाइए। जो आप नॉर्मल एमबीए करने के लिए आए, नॉर्मल एमबीए करने के लिए आए, बैचलर्स में हालांकि ये चीज कम होती है या फिर होती ही नहीं है कि आपको बोल देते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल में शिफ्ट हो जाओ। और बैचलर्स में, जी हाँ, एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं, बैचलर्स में क्या हो जाता है कि आपको पार्ट टाइम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैचलर्स में पूरा का पूरा स्टडी ओरिएंटेशन ज्यादा फोकस रहता है। हालांकि मास्टर्स या एमएस करने आते हैं तो वो लोग आपको अलाउड करते हैं कि आप पार्ट टाइम साथ में जॉब ढूंढ सकते हैं और पार्ट टाइम वर्क कर देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जिस समय की अगर मास्टर्स में आप जैसे कि जॉब ढूंढ रहे हैं तो ठीक है, दोनों का टाइम कॉइंसाइड हो गया, जो आपका पार्ट टाइम है वो भी कॉइंसाइड हो गया, आपका जो यूनिवर्सिटी टाइमिंग है वो भी कॉइंसाइड हो गया। तो या फिर तो आप यूनिवर्सिटी का लेक्चर कर लीजिए या फिर पार्ट टाइम कर लीजिए। तो यूनिवर्सिटी आपको क्या बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल में शिफ्ट हो जाइए। अब ये वर्किंग प्रोफेशनल है क्या। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल क्या है कि अगर देखिए यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 2 टाइमिंग रहती है। एक तो वो जो कि पूरा का पूरा फुल फ्लेज कोर्स करना चाहते हैं, मॉर्निंग 8 से लेकर के या मॉर्निंग 9 से लेकर के इवनिंग 5 o'clock तक, तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी टाइमिंग होगी। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप जॉब पे जाते हैं और फिर भी आपको साथ में एमबीए करना है, तो वैसे में यूनिवर्सिटी बोलती है कि आप इवनिंग के 3 आवर्स करिए, मतलब ओनली 6 to 9। पर ये कवर कैसे हो जाएगी स्टडी। तो आपको क्या करना है, देखिए उसमें क्या रहता है वर्किंग प्रोफेशनल में, आपको मॉर्निंग में आप अपना जॉब करिए आराम से, और इवनिंग 6 to 9 या फिर 6:30 to 9:30 यूजुअली आपकी क्लासेस रहती है, मतलब हर दिन इवनिंग में आपको 3 आवर्स। लेकिन अगर आप दुबई में वर्क करने जाएं तो दुबई में आपको मालूम होगा कि क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है तो वहां पर फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे रहता है। तो फ्राइडे सैटरडे नॉर्मल बच्चों के लिए हॉलीडे रहेगा, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए फ्राइडे सैटरडे फुल डे उनका काम रहेगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे उनकी वर्क पे छुट्टी रहेगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा, मंडे टू थर्सडे उनकी यूनिवर्सिटी रहेगी फुल डे, लेकिन क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल थे तो आपका सिर्फ 3-3 घंटा ही इवनिंग में आप दे रहे थे, इसके कारण फ्राइडे और सैटरडे जिस दिन आपकी छुट्टी होगी तो आपका फुल डे क्लास होगा। आप समझ रहे होंगे। और इस तरीके से दोनों कोर्स पैरेलल और साथ में चलते हैं। तो यहां पर आपको साथ में आपका पार्ट टाइम भी मैनेज करना है, आपको इवनिंग क्लासेस भी मेंटेन करनी है, और बात यहीं तक ही नहीं है क्लास मेंटेन करने तक की, आपको एग्जाम्स भी देने, आपको सबमिशन भी करना है, आपको असाइनमेंट भी करना है, सबकी डेडलाइन भी मीट करना है। और जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में होता है या फिर नॉर्मली आप इंडिया में जो प्रैक्टिस करते हैं कि आप किसी का भी बस असाइनमेंट साथ में देख लिया, अपने फ्रेंड का देख लिया और सीधा उतार करके सबमिट कर दिया, दैट गोना नॉट वर्क इन दुबई। सो दैट विल डेफिनेटली नॉट वर्क इन दुबई, क्योंकि वहां पर टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर रहता है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है जिसके थ्रू वो लोग कॉपी परसेंटेज निकाल लेते हैं। और वो सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा डिजाइन रहता है, जिसमें कि अगर आपने कहीं पर भी कोई भी चीज कॉपी की है तो डायरेक्टली हाईलाइट हो जाएगा। और जी हाँ, आपका टीचर सबमिशन लेता ही नहीं है अगर आपने 20% से ज्यादा अगर कॉपी किया है तो यहाँ पर मुश्किल हो जाती है बहुत सारे बच्चों को। इसीलिए आपको खुद सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ता है और आपको खुद अपना असाइनमेंट करना पड़ता है, और इसके कारण थोड़े से थॉट्स क्लैश हो जाते हैं, क्योंकि हम इंडिया से बैचलर्स करके जा रहे होते हैं और वहां पर मास्टर्स करने की सोचते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। देखिए अगर हम अगर बात करें तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो कि मैंने तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देख ली, मैंने पर्सनल वे, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल करते हैं, पर जी हां, मैं ये रियलिटी फर्स्ट टाइम रिवील करने वाला हूं और पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। आई एम 100% श्योर, किसी ने बताया होगा तो आप मेरे को लिंक सेंड कर दीजिए, ऐसा किसी ने नहीं बताया। और कोई बताए भी क्यों, क्योंकि ये ऐसी चीज है। देखिए वो रियलिटी क्या है, देखिए नॉर्मली जो दुबई में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर दुबई की खुद की दुबई यूनिवर्सिटी में वो लोग
मतलब इंडियंस को एडमिशन नहीं देते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानीज या फिर जो आउटसाइडर हैं वो लोग अपने जो नेटिव हैं उन्हीं लोगों को देते हैं। मतलब एक सिंपल वे में अगर वो एक्सपर्ट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं देते हैं तो नॉर्मली दुबई में कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो कि इंडिया बेस्ड है, यूके बेस्ड है, अमेरिकन बेस्ड है, मतलब उनकी जो मेन ब्रांच है इंडिया में है, मेन ब्रांच यूके में है, मेन ब्रांच दुबई में है और वो सब ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया में अगर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में है जो उसकी मेन ब्रांच है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई खोल देंगे, एमिटी यूनिवर्सिटी लंदन खोल देंगे, तो बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से अगर मणिपाल यूनिवर्सिटी है तो उसकी भी ब्रांच वहां पर है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो मेन अमेरिकन में है उसकी भी ब्रांच वहां पर है। ठीक है, जैसे कि अगर हैरियट वेट यूनिवर्सिटी यूके में है तो उसकी भी ब्रांच वहां पर है। तो समझ गए, तो अब देखिए चीज कहां पर हो जाती है, अब पूरी की पूरी डिग्री कोर्स करते हैं, चाहे वो सिंगल ईयर का हो एमएस हो, चाहे वो 2 इयर्स का एमबीए हो, चाहे 3 इयर्स का बैचलर्स हो, लेकिन जब डिग्री लेने की बारी आती है तो जो डिग्री का जो बड़ा सा सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर आपकी जो यूनिवर्सिटी का जो टॉप में मेंशन जो नाम है, सबसे ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी का जो नाम लिखा रहता है, वो यूनिवर्सिटी का नाम आपकी जो मेन ब्रांच यूनिवर्सिटी है वो लिखा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अब वो कैसे, लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अगर आपने एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई से अगर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो आपको जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा उसके ऊपर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा लिखा रहेगा। जी हाँ, हार्श रियलिटी है, लेकिन हाँ जी हाँ, उसके ऊपर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, टॉप के ऊपर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा ही लिखा रहेगा, एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ही लिखा रहेगा। हालांकि उसके बीच के एक्सप्लेनेशन में ये लिखा रहेगा कि आपने दुबई कैंपस से पास किया है, लेकिन जो फर्स्ट लुक है जिसमें कि पूरा का पूरा सर्टिफिकेट के ऊपर जो टॉप में जो बड़ी सी ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है, ये लिखा रहता है एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बंदे को ये बाद में समझ में आता है जिसमें कि वो अपनी पूरी स्टडीज कंप्लीट करता है और उसके बाद सीधा किसी सर्टिफिकेट दिखता है, वो बोलता है यार ये फर्स्ट इंप्रेशन में क्या है, एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश क्यों लिखा है, एमिटी यूनिवर्सिटी दुबई क्यों नहीं लिखा। अब वो आपको बताते हैं कि जी हाँ, क्योंकि हम लोगों की जो मेन ब्रांच है वो एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है और वहीं से सारे सर्टिफिकेट प्रिंट होकर के आते हैं, तो इसलिए जो अंदर का जो मटेरियल है कि आपने फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ पास किया, ये किया है, वो किया, इस ईयर में किया है और आपने दुबई कैंपस से किया है, वो बस इतना लिखा रहता है। अगर आपने लंदन कैंपस से किया तो लंदन कैंपस लिखा रहता है। इसी टाइप से तो जो ब्रांच होती है उसकी वहीं पर, अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हैरियट वेट यूनिवर्सिटी में है, हैरियट वेट यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप दुबई से भी करते हैं तो भी ऊपर आपका नाम आ जाता है कि हैरियट वेट यूनिवर्सिटी यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसमें आपका ये नाम नहीं आएगा दुबई, हालांकि अगर नीचे लिखा रहेगा दुबई कैंपस। अगर आप मणिपाल यूनिवर्सिटी से करते हैं सेम टू सेम ऊपर लिखा आएगा जो कि इंडिया बेस्ड यूनिवर्सिटी जहां पर है और नीचे लिखा रहेगा दुबई कैंपस। ठीक है, तो ये रियलिटी आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, सो बी प्रिपेयर्ड अगर आप ध्यान से करना चाहते हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिखा रहे हैं तो आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये सोच करके देखें, आप ये 100% देखें कि फ्यूचर में अगर वो डिग्री अगर मैं वापस इंडिया लेकर के आ जाऊं, जो कि मोस्ट केसेस में होता ही है, तो इंडिया में क्या मेरे को उस बेसिस पे जॉब मिलेगी, क्या वो यूनिवर्सिटी वैलिड रहेगी, क्या वो यूनिवर्सिटी की लेजिटिमेसी बनी रहेगी, क्या वो यूनिवर्सिटी उतनी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है जिससे कि मेरे को सब जगह जहां पर भी मैं इंटरव्यूज के लिए जाऊं, जहां पर भी मैं कुछ प्रोफेशनल वर्क के लिए जाऊं, तो क्या वो वही डिग्री वैलिड रहेगी, ये आपको पहले से चेक करके जाना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखिए दुबई में जॉब करना इतना आसान नहीं है। देखिए क्या होता है कि आप आराम से अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं और ऑफ कोर्स आपको क्या करना पड़ता है, बीच में आप पार्ट टाइम करते रहते हैं और उसके बाद देखिए पार्ट टाइम सबसे पहले इतनी आसानी से आपको मिलता नहीं है। दुबई में बहुत सारी जॉब्स, मैं आपको बताता हूं, अराउंड 90% जॉब सिर्फ और सिर्फ सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस, इन सबके अराउंड घूमती है, बहुत ज्यादा सेल्स मार्केटिंग। अब मैं आपको इसका भी प्रूफ दिखाता हूं। अब आप बोलेंगे कैसे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ओवर जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए दुबई में इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, 100, 169, बुर्ज खलीफा खुद 168 फ्लोर्स का है। देखिए और ऐसी ऐसी कई सारी शेख जायद रोड पे दुबई की कई सारी 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और दुबई में कंटिन्यूअसली कंस्ट्रक्शन चलता रहता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बूमिंग इंडस्ट्री है और इसके कारण देखिए कितना सारा, सिर्फ बिल्डिंगें 100 मंजिल की बना देने से कुछ नहीं होता, उसको सेल करना पड़ता है और यहीं पर ही आ जाती है रियल स्टेट। रियल स्टेट की सारी कंपनियां जो भी आपको हायर करती है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, मैक्सिमम उसकी हार्श रियलिटी है कि वो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको आखिर में रियल स्टेट कंपनी, आप खुश होंगे लेकिन आखिरकार में आपको क्या करना है, आपको फ्लैट सेल करना है इनडायरेक्टली। अगर सिंपल वे में हार्श वे में कहता हूं तो आपको क्या करना है, सीधा फ्लैट सेल करना है, क्योंकि जो बिल्डर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने तो पूरा का पूरा घर बना दिया लेकिन आखिरकार बेचेगा कौन, उसको प्रॉफिटेबल रिटर्न कैसे आएगा। अगेन यहीं पर ही आपको देखिए दुबई में कोई कंपनी अगर स्टैब्लिश है, वो अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रही होगी, कोई ना कोई सर्विस दे रही होगी, उस सर्विस का चार्ज ले रही होगी। अब उनको वो सर्विस ला के कौन देगा, उनको वो अपने कस्टमर्स कौन ला के देगा, उनके प्रोस्पेक्ट्स कौन ला करके देगा। तो यहां पर आपका पिक्चर प्रोफेशनल वे में सामने आ जाता है। वो क्या करती है, बैचलर्स को उठाती है, वो क्या करती है, मास्टर्स लोगों को उठाती है, और ताकि वो अच्छी तरीके इंग्लिश बोल सकें, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो, जिससे कि वो मेरे लिए कस्टमर्स ला करके दे सकें, मेरे लिए प्रोस्पेक्ट्स ला करके देख सकें और अल्टीमेटली मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही तो वो आपको पैसे देगी। अल्टीमेटली बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा वर्क रोल और इंटेंस प्रेशर आपको मिलता है। तो ये एक हार्श ट्रुथ है जो कि आपको लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए जॉब्स मुश्किल इसलिए भी हो जाती हैं
क्योंकि देखिए आपने, क्योंकि इंटर्नशिप आपको प्रॉपर फील्ड में नहीं मिली रहती है, और वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस हार्डली काउंट करते हैं। अगर किसी केस में कर भी लेते हैं तो उससे उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास इंडिया का ऑलरेडी 5 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मेरे को वहां पर जाकर के सीधा 10,000 दिरहम्स की सैलरी मिल जाएगी डायरेक्टली, तो ये बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मैं कहूं तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो मेनली सैलरी स्टार्ट होती है, जो कि एक प्रोफेशनल के लिए, अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया हुआ है नॉर्मली, तो आपकी फील्ड में, रिस्पेक्टिव फील्ड में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग किया तो सिविल इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो उसमें आपकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो 3,000 दिरहम से आप समझ सकते हैं, हालांकि 2,500 दिरहम भी। और अगर नीचे वाले बात करें तो वो छोड़िए, मैं आपको बात कर रहा हूं कि जो कि प्रोफेशनल है, मतलब कि नॉर्मली उन्होंने मिनिमम बैचलर्स कंप्लीट किया है, उनकी सैलरी मिनिमम 3,000 से स्टार्ट होती है, बेसिक मिनिमम, ठीक है। हालांकि आपको 2,500 भी मिल सकता है, मैं आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूं, लेकिन 3,000 से ऑन एन एवरेज स्टार्ट होती ही होती है। इसके बाद अगर आप धीरे धीरे चलें, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको 4,000 to 5,000 सैलरी आराम से मिल सकती है, जो कि मतलब मैं आपको वो वाला केस बता रहा हूं जिसमें कि 95% ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है। हालांकि किसी किसी को 5,000 से ज्यादा भी मिल जाती है। देखिए हम लोग कमीशन को निकाल रहे हैं, कमीशन का तो कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। तो जो सैलरी है वो 4,000 to 5,000 मिल जाती है अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है तो, अगर आपने बैचलर्स किया तो 3,000 to 4,000, ठीक है। हालांकि अगर उससे नीचे चले, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली जॉब सर्चिंग के लिए आ रहे हैं, तो वो दैट इज द क्वेश्चन फॉर अनदर वीडियो, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। लेकिन मैं अभी बैचलर्स और मास्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो देखिए ये सैलरी रेंज रहता है, लेकिन ये सैलरी रेंज भी आपको आसानी से नहीं मिलता है, आपको लिए इसको लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि आपका प्लेसमेंट कैसा होता है। देखिए आप हर कोई जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिखाने जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई प्लेसमेंट कैसे मिलने वाला है। तो प्लेसमेंट, देखिए प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है कि जैसे यूनिवर्सिटी क्या करती है हर साल, क्योंकि हर साल कोई ना कोई कंप्लीट करके निकल रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी से हर कोई कंप्लीट करके निकल रहा है। तो देखिए कितने सारे बच्चे दुबई में, कितने सारे लाखों लाखों, मतलब क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लाखों बच्चे पूरा का पूरा निकलते हैं। लेकिन क्या दुबई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि सभी लोगों को अपना जॉब दे दे, सभी लोगों को उनके जॉब रोल के अकॉर्डिंग फिट कर दे? नहीं, एक हार्ड रियलिटी की बहुत सारे बच्चे अराउंड 80% बच्चों को रिटर्न आना पड़ता है अपनी होम कंट्री, और उसके बाद अगेन जॉब ढूंढना पड़ता है। और मैं अपने खुद बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूं, क्योंकि मैंने भी दुबई से स्टडीज कंप्लीट की है। हालांकि मैं अभी जॉब कर रहा हूं अच्छी खासी कंपनी में, बीडीएम पे, तो आराम से मैनेजर रोल पे वर्क कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिटर्न आना पड़ता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि आपने एक हार्ड हेफ्टी अमाउंट वहां पर पे किया होता है ड्यूरिंग योर बैचलर्स, ड्यूरिंग योर मास्टर्स, और उसके बाद आपको रिटर्न आना पड़ता है। आपका वो प्रॉफिटेबल रिटर्न नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा चीटेड फील करते हैं बहुत सारे रीजंस के कारण। तो देखिए जॉब वहां पर इतना आसान नहीं है। और उसके बाद जब कंपनी, देखिए क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो प्लेसमेंट रखती है, प्लेसमेंट वीक होता है, ठीक है। सो सिंगल वीक का प्लेसमेंट होता है, जिसमें कि 6 या 7 डेज तक कंटिन्यूसली, क्योंकि हर साल कोई ना कोई बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं, तो जिस समय आप लास्ट सेमेस्टर में रहते हैं तो एक प्लेसमेंट वीक रहता है। उस प्लेसमेंट वीक में, एक वीक में बहुत सारी कंपनीज को यूनिवर्सिटी बुलाती है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने उनके कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी, जैसे कि मान लीजिए अगर वो उस एक वीक में 50 कंपनीज को बुलाती है, 60 कंपनीज को बुलाती है, नॉर्मली मेरे केस में जो एमआईटी यूनिवर्सिटी दुबई थी, अराउंड 80 to 100 कंपनीज को बुलाती थी इस एक वीक में, जो कि प्लेसमेंट वीक रहता है। तो उसमें क्या होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी बेचती है, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो भी जाकर के आप दे सकते हैं, क्योंकि वो फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए नॉर्मली होता है, पर हर कोई दे सकता है। वो इंटर्नशिप पर्पज से भी आती हैं बच्चों को, और मास्टर्स के पर्पज से भी आती हैं, फुल टाइम के भी पर्पज से आती हैं, पार्ट टाइम के भी पर्पज से आती हैं, कोई सिर्फ इवेंट बेस्ड से भी आती हैं। तो हर टाइप की कंपनी आती है। आप अपने उसमें अपना इंटरव्यू देंगे, आप अपना सीवी लेकर के जाएंगे और वहां पर इंटरव्यू देंगे, लेकिन क्या आपको रिप्लाई वहां से मिलता है? देखिए अगर आपने, विश्वास मानिए, मैंने बहुत सारी कंपनीज में, अराउंड, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ड्यूरिंग माई मास्टर्स, ड्यूरिंग माई 2 years ऑफ माई मास्टर्स, मैंने अराउंड 200 कंपनीज में इंटरव्यू दिया होगा। मेरे कुछ दोस्त है जो कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वो अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए उसमें दिया, बहुत सारों में सेलेक्ट हुआ, लेकिन ऐसा केस नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि अगर आप 50 to 60 कंपनीज में इंटरव्यू भी दे देते हैं, देखिए मैं आपको अच्छा खासा बड़ा अमाउंट बता रहा हूं, 50 कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं, तो यू विल हार्डली गेट अ कॉल फ्रॉम कपल ऑफ कंपनीज। या दैट्स द हार्श रियलिटी। आपको शायद से 1 या 2 ही से कॉल है, और बाकी से आपको क्या सुनने को मिलेगा? सबसे फेमस लाइन, अगर आप दुबई में जा रहे हैं कहीं पर भी इंटरव्यू, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल लेट यू नो। आपको यही सारे के सारे रिप्लाई मिलेंगे। आप थक जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। आप विश्वास मानिए कि जिस कंपनी में आपको ये बोल दिया, आप उसके भरोसे ना रहें, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने आपको ना बोल दिया है, एक हार्श वे में बोल दिया है। और यही एक सबसे बड़ी रियलिटी है जो कि कोई सुनना नहीं चाहता, और वो इस भरोसे में बैठ जाते हैं कि हाँ शायद से कंपनी का कॉल आएगा, पर आपके पास आता नहीं है। शायद से कुछ कपल ऑफ कंपनीज कॉल करती हैं, उसके बाद भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके बाद भी उनका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस वो उनके साथ में रहता है। अगर आप उसे मानते हैं तो ही आपके साथ सब कुछ म्यूचुअल बॉन्डिंग के बाद आपके पास हो जाता है, 2 years का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये एक हार्श रियलिटी है, ठीक है। और उसके बाद भी जॉब आपको हर केसेस में नहीं मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप दुबई से स्टडी कर रहे हैं तो दुबई देखिए वो पीआर नहीं देती है, जैसे कि कनाडा देती है, जैसे कि यूएस देती है, आयरलैंड देती है, ऑस्ट्रेलिया देती है, न्यूजीलैंड देती है। उस तरीके से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो आपको पीआर नहीं देती है। जी हाँ, दुबई से, यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से अगर आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से किया है तो दुबई में कोई पीआर सिस्टम है ही नहीं। पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंस। वहां पर आप कितने भी साल रह लीजिए, आपको वीजा पे ही रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई 30 साल से बैठा हुआ हो, चाहे 2 साल से बैठा हुआ।
तो क्योंकि आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर दी, आपका वीजा नॉर्मली उसी टाइम ही खत्म हो रहा होता है आने वाले कमिंग 3 to 4 मंथ्स में, जैसे ही आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब आपके सामने क्या सीन आ जाता है, जैसे ही आपकी स्टडीज कंप्लीट हुई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 डेज रहते हैं, मतलब कि 3 मंथ्स रहता है, और आपको उसी के बीच में कोई ना कोई जॉब ढूंढना है। अदरवाइज यू नीड टू कैंसिल योर वीजा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड यू नीड टू गो बैक टू योर होम कंट्री। एंड आप सिचुएशन जानते हैं उसके बाद क्या होने वाली है। सो 3 मंथ्स बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव रहता है। अगर आपको उस प्लेसमेंट वीक में किसी भी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया, किसी ने ऑफर लेटर नहीं दिया है, तो आपके लिए वो 3 मंथ्स बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स में आपको एक्सटेंसिवली जॉब ढूंढना पड़ता है, आपको रेफरेंस लगाना पड़ता है। दुबई में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको रेफरेंस ढूंढना पड़ता है। रेफरेंस और कॉन्टैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग योर जॉब सर्चिंग, ड्यूरिंग योर जॉब प्रोबिंग, ठीक है। तो आपको अपना जॉब ढूंढना पड़ता है उस 3 मंथ्स में। और अगर आप इनकेपेबल रहे, अगर आप पूरे के पूरे मल्टी नेशनलिटी के साथ अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आ गए और अगर आप डिफीट नहीं कर पाए बाकी लोगों को, अगर आप कंपीट नहीं कर पाए, अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जाकर के सॉरी आपको वापस आना पड़ेगा। यह है कि हार्श रियलिटी। और यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं पर भी आप दुबई में कोई भी जॉब रोल के लिए जाते हैं, देखिए अगर आप इंडिया में जाएंगे तो ऑफकोर्स इंडिया के कुछ लोग आपको मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आप दुबई जाते हैं और दुबई में आप जानते हैं अराउंड 75% एक्सपर्ट्स है, मतलब दुबई की खुद की पॉपुलेशन ओनली 20% है और बाकी 75 to 80% बाहर के लोग वहां पर रहते हैं, फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, वेस्टर्न के लोग, और ऑफकोर्स वेस्टर्न को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये भी एक हार्श रियलिटी है और थोड़ा सा रेसिज्म आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए जहां पर भी आप जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों से कंपटीशन नहीं करना है, इंडिया के लोगों से आपका कंपटीशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मल्टी नेशनलिटी अप्रोच करती है और सब लोगों को जॉब चाहिए। दुनिया में किसको जॉब नहीं चाहिए? और क्योंकि मोर देन लैक्स और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जो कि पास करके आते हैं बैचलर्स मास्टर्स, सबको जॉब चाहिए, सबके सब उसी अप्रोच से आ रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स जॉब बहुत ही नैरो डाउन हो जाता है। इतने से जॉब रहते हैं लेकिन जो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो इतने सारे करते हैं और हर कोई इसी सोच करके आता है कि मेरे को जॉब मिलेगी, पर हार्श रियलिटी है कि सबको जॉब नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों को वापस आना पड़ जाता है होम कंट्री। तो इसलिए आपका जो कंपटीशन रहता है वो मल्टी कंट्री से रहता है, मल्टी नेशनैलिटी से रहता है और आपको अपना कॉम्पिटेंस प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं रहता है, आपको करना है तो करना है, बस आपको इसी अप्रोच के साथ उतरना है। और आपको हर दिन कोई ना कोई कंपनी में आपको अप्रोच करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इंडिया से क्या करते हैं, पूरी की पूरी 100 या 200 सीवीज तो जेरोक्स करा करके लेके चले जाते हैं ताकि वहां पर दुबई में जेरोक्स ना कराना पड़े। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जितनी सारी कंपनीज है वो आराम से बैठते हैं और उसके बाद फिर पूरी की सारी कंपनीज में सबके पास सीवी बांटते चलते हैं और फिर आखिर में यही चीज हो जाती है, यही चीज बच जाती है जिसमें आपके पास 3 मंथ्स रहते हैं। वर्क प्रेशर मतलब आपके सामने जो जॉब सर्चिंग का प्रेशर है ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। घर वाले बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी एमबीए कंप्लीट हो रही है, मास्टर्स कंप्लीट हो रही है, बैचलर्स कंप्लीट हो रही है, अब क्या प्लान है आगे, तुमने क्या प्लान किया है? और ऑफकोर्स जॉब प्रोबिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और यहीं पर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होने लग जाती है। सो ये रहा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का फेज, जिसमें कि आपको कौन कौन सी हार्श रियलिटीज को फेस करना पड़ जाता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ड्यूरिंग योर ज्वाइनिंग, ड्यूरिंग योर रेसिडेंस, ड्यूरिंग योर हॉस्टल, ड्यूरिंग योर वर्किंग टाइम कि आपके सामने कैसा प्रेशर आता है, ड्यूरिंग योर स्टडीज उसका जॉब रोल में कैसा होता है, प्लेसमेंट में कैसा होता है, और इसके बाद भी चीजें थोड़ी सी ओवर एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और लेकिन अगर मैं आपको लास्ट में एक अच्छी चीज बताना चाहूं तो ऑफकोर्स दुबई में कोई सिस्टम नहीं है टैक्स का, और जैसे कि आपको अगर आप यूएस में रहे, कनाडा में रहे तो वहां पर 30 या 50% आपका टैक्स सीधा कट जाता है और डिडक्ट हो जाता है, लेकिन दुबई में कोई टैक्स सिस्टम नहीं है। अगर आपकी सैलरी 5000 दिरहम्स है, मतलब कि इंडियन करेंसी में 1 लाख है, तो आपको पूरा का पूरा 1 लाख सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपको 1 दिरहम भी नहीं कटेगा। 1 दिरहम नॉर्मली 20 रुपीज करंटली चल रहा है। तो ये देखिए ये रही कुछ हार्श रियलिटीज। अब देखिए अब मैं कौन होता हूं आपको ये बताने वाला कि करिए कि ना करिए, मैं तो सिर्फ एक हार्श रियलिटी बता रहा था, क्योंकि दुबई के बारे में, स्टडी इन दुबई के बारे में कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो आई थॉट कि मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करूं। हालांकि मैं कौन होता हूं, मेरी सलाह मानिए, तो फिर अगर आप कोई दूसरी कंट्री चूज करना चाहते हैं तो कोई दूसरी कंट्री चूज कर लिए, लेकिन दुबई नहीं। लेकिन ऑफकोर्स मेरा डिसीजन बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपको ही आखिरकार डिसीजन लेना है। पैसे आपके हैं, एफर्ट आपका है, टाइम आपका है और मेहनत आपकी है, और आखिरकार हार्ड अर्न्ड मनी है आपके पेरेंट्स की। जी हाँ, आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स की। सो जुडिशियसली इसका यूज करिए, बहुत ही वाइजली इसका यूज करिए, क्योंकि एक बार चीजें हो जाएगी तो फिर उसे पीछे नहीं चला जा सकता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, मेरे को सडनली याद आ गया। देखिए बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जैसे ही आप बैचलर्स में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, तो क्या होता है, देखिए आपको मैं 2 पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। देखिए अगर आप बैचलर्स में डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में जाते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में लिखाते हैं, बीबीए में लिखाते हैं, ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में लिखा है और वहां पर अगर टीचर को यह फील हो रहा है कि अगर आप अपनी स्टडीज में इतने सफिशिएंट नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है, फर्स्ट ईयर में उनको फील हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में ही उनको फील हो गया, तो वो क्या कर देंगे, वो आपको उस बैचलर से निकाल देंगे और वो आपकी जितनी आपने जो फर्स्ट ईयर की फीस पे की है ना, उसी को वो क्या कर देंगे, प्री डिप्लोमा में शिफ्ट कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आप 1 साल की एक एक्स्ट्रा डिग्री ले लो जो प्री डिप्लोमा है, जिससे कि आपकी नॉलेज सफिशिएंट हो जाए। या आपको शायद से इस वीडियो में, यूट्यूब में किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया गया है और किसी ने भी आपको ये रिवील नहीं किया, लेकिन मैं आपको रिवील कर रहा हूं कि हाँ,
दुबई में होता है कि अगर आप बेस्टेट्स में चले जाएं और अगर आपकी ना बेस्टेट्स में फर्स्ट ईयर में आप इतने सफिशिएंट नहीं है तो वो आपको क्या कर देते हैं कि वो जो आपकी फीस है वो आपको वो शिफ्ट कर देंगे और बोलेंगे कि आप 1 साल का प्री डिप्लोमा करो, उसके बाद आप बेस्टेट्स करो, क्योंकि आपके पास उतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। ये एक हार्श रियलिटी है, ऐसा होता है, आप इसके साथ लेके चलिए। आप बाकी लोग जो कि सीधा पहले ही मतलब इंडिया में रहते हैं और बाकी दो चार वीडियो सर्च करके देख करके कुछ और बोलते हैं, आप उनके भरोसे में मत रहिए। जो एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं, जो कि वहां पर खुद ऑन हैंड एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जिन्होंने वो सारी चीजों को फेस किया है, उनकी बात सुनिए। तो ऐसा होता है बेस्टेट्स में, आई होप आप समझ रहे होंगे। और मास्टर्स का मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग प्रोफेशनल में शिफ्ट करना पड़ जाता है, जो कि बाद में है। और बेस्टेट्स का मैंने बता दिया कि आपकी फीस अगर आप उतने सफिशिएंटली कैपेबल नहीं है तो हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल बेस्टेट्स में भी ऐसा होता है कि क्या होगा कि पहले सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों को वहां पर जाने के बाद फील होता है कि यार शायद मैंने गलती कर दी, या फिर जितना मैंने पैसे पे किया है दैट इज नॉट अ वर्थ आउट ऑफ इट। आपको वहां पर जाने के बाद फील होता है कि शायद से कहीं मेरे साथ चीट तो नहीं हो गया, या फिर मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो वैसे केस में क्या होता है, वैसे केस में लोग अपनी यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में ही छोड़ देते हैं। जितनी फीस होती है वो तो आपको रिटर्न मिलती नहीं है। एक कॉस्ट एंड डिपॉजिट होता है जो कि आप यूनिवर्सिटी को करते हैं, वो भी रिटर्न नहीं मिलता है। आपको सीधा का सीधा यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद आप शायद से अगर आप कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जिनको की कोई दूसरी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, ये जॉब मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर जॉब को पकड़ लेते हैं। और जॉब को पकड़ करके सोचते हैं कि अब मेरी लाइफ सेट है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो जॉब भी टेम्पोररी है, वो भी आपकी साल 2 साल में छूट जाएगी। और एट द लास्ट उसके बाद भी आपका जो मैटर करेगा वो डिग्री मैटर करेगी, आपका नॉलेज मैटर करेगा, लेकिन वो सारी चीजें भूल जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे बच्चे, बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट में बच्चे, मैं आपको अमाउंट भी मेंशन कर देता हूं, वो लोग अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाई को छोड़ करके कुछ और चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपनी होम कंट्री रिटर्न आ जाते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है। मगर मैं आपको अपने यूनिवर्सिटी का केस बताऊं तो उसमें क्या हुआ था कि ड्यूरिंग माय एमबीए, मैंने एमबीए सीपीएम किया है। सीपीएम मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने एमबीए किया, ये बहुत ही न्यू फील्ड थी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट ईयर में जैसे ही जो बच्चे आए थे उनका अच्छा खासा अमाउंट था, अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे एमबीए कंप्लीट करके बता रहा हूं, मतलब एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब सारे के सारे एमबीए, एमबीए लॉजिस्टिक्स, उसका एमबीए कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे करके पूरे के पूरे 250 से लेकर 300 स्टूडेंट्स आए थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, फर्स्ट ईयर के बाद वो कितने बचे थे, अराउंड 250 में से अगर आप गेस भी लगाना चाहें तो आप गेस नहीं कर सकते, आप शायद 50% गेस करेंगे, लेकिन हाँ जी हाँ, मुश्किल से अराउंड 110 या 120 स्टूडेंट्स के करीब लेफ्ट हुए होंगे। मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी छोड़ दी। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, किसी ने कोई को जॉब मिल गई, और बहुत सारे लोग जॉब का टारगेट लेकर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिखाते हैं और बाद में जॉब मिलता है तो जॉब पकड़ लेते हैं, हालांकि उनको बाद में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई फेल हो गया, कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो यूनिवर्सिटी सस्पेंड कर देती है, किसी के फाइनेंशियल सी मैनेज नहीं हो पाए अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, तो बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती है। और उसके बाद आपको फिर यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ता है, आपको अपनी डिग्री बीच में छोड़नी पड़ती है, ना आपके कुछ पैसे मिलते हैं, कॉस्ट एंड डिपॉजिट होता है जो कि आपको मिलना होता है अगर आपने स्टडीज कंप्लीट की, वो भी आपको नहीं मिलता, आपकी फीस बर्बाद हो जाती है जितनी आपने पहले सेमेस्टर में भरी। और अब आपके पास स्ट्रगलिंग फेज अगेन स्टार्ट हो जाता है। ये एक हार्श रियलिटी है जो कि शायद आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक स्टैंड लिया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मानना न मानना आपके ऊपर है, क्योंकि एट द लास्ट ये आप ही का डिसीजन होगा, आप ही का एफर्ट होगा, आप ही की मेहनत होगी और आप ही का पैसा होगा। अगर आपको मानना है तो आप इसे मान सकते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ऑफ कोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आपकी सारी की सारी क्यूरीज रिजॉल्व की होगी। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, इसका पार्ट 2 चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।